हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा जो भी लेटेस्ट में इश्यूड हुआ है सैंपल पेपर टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए, वो हम करने वाले हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अकाउंट्स करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये बिजनेस स्टडीज के जो आपका सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है, ये आपके दो पार्ट्स में आएगा। पहले पार्ट के अंदर हाफ, दूसरे पार्ट के अंदर हाफ। जिससे क्या होगा, लेंथी नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन सारे होंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम पैटर्न के संग। पहले समझते हैं कि क्या दे रखा है, फिर समझेंगे डिटेल में कि हमें क्या है ये सारी चीजें। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है, आपके पास तीन सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, 24। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, 24। सेक्शन सी में कितने होंगे, 12। मतलब इन शॉर्ट आपके पास टोटल 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 24 24 48, 48 प्लस 12 60 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जिसमें से आपको कितने करने हैं, सेक्शन ए में आपको कोई भी 20 करने हैं, सेक्शन बी में आपको कोई भी 20 करने हैं, और सेक्शन सी में भी कोई आपको 10 करने हैं। तो मतलब टोटल ये कि 60 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो उसमें से आपको कोई भी 50 क्वेश्चन करने हैं, और कोई भी 50 इस तरीके से नहीं कि जो मन में आया वो 50 कर लिए, नहीं। सेक्शन ए में 24 में से 20 करने, सेक्शन बी में भी 24 में से 20 करने, और सेक्शन सी में 12 में से 10 करने। इस चीज का आप ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि भैया 60 में से कोई भी 50 कर दिए, ये करोगे गलती हो जाएगी। तो आपको सेक्शन वाइज चॉइस का ध्यान में रखना है। अगला इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब सब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर 40 नंबर का पेपर, क्वेश्चन करने हैं 50, ये क्या हिसाब हुआ? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होगा। आई रिपीट, 0.8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब ये कि अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुक्के भेड़ सकते हो आराम से। ठीक है। जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता है ना कि गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग हो गई, वो नहीं होगा। धड़ल्ले से तुक्के मारो, अगर नहीं आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमको कितने करने हैं, कोई भी 50 करने हैं एग्जाम में। अभी हम पूरे 60 के 60 करने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के संग, जिसमें 24 दे रखे हैं, हमको कोई भी 20 करने एग्जाम में। अभी पूरे 24 के 24 हम करने वाले। ठीक है। ओके। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। एक सक्सेसफुल मैनेजर को एक लेस सक्सेसफुल मैनेजर से क्या डिफरेंस, क्या डिस्टिंग्विश करता है कि वो प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। Which aspect of nature of management is highlighted in the above statement? Which aspect of nature of management? बच्चों nature of management हमने तीन पढ़े थे, कौन कौन से? management as a science, management as an art, management as a profession। तो ये पूछ रहे हैं इन तीनों में से कौन सा एस्पेक्ट है जो इस लाइन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर को अनसक्सेसफुल मैनेजर से डिस्टिंग्विश करने के लिए बस एक ही खूबी है कि वो प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करते हैं। तो बताइए बच्चों कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है जो कि इसके अंदर हाईलाइटेड है। ऑप्शन नंबर ए साइंस, ऑप्शन नंबर बी आर्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेशन, या फिर इंटेंजिबल फोर्स। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर। इसका मेरे पास जो आंसर आया हुआ है बेचारा। बेचारा मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर बी कहने की कोशिश कर रहा है, और ये बिल्कुल आंसर सही है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट यहां पे डिस्क्राइब हो रहा है, क्योंकि आर्ट ही क्या होती है, हर एक पर्सन की अपनी अलग अलग होती है। कोई आर्ट अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है, कोई दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करता है और प्रैक्टिस में लेकर आता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। डैश प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। कौन सी चीज आपको एक रैशनल अप्रोच देती है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हो और क्या क्या एक्शन करने वो डेवलप भी कर सकते हो, जिसमें जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे वो आप अचीव कर पाओगे। तो किस चीज के अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी कर पाते हो? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर बी स्टाफिंग, ऑप्शन नंबर सी
प्लानिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलिंग। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर पाते हो और क्या काम करना है उसको डेवलप कर पाते हो, एक्शन कौन से लेने वो डेवलप कर पाते हो। डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। और यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पर एक्शन की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टिंग हो सकता है, बट यहां पर बच्चों आप गलत हो जाओगे। यहां पर क्या बोला गया है, कौन सी रैशनल अप्रोच आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए और कौन से एक्शन लेने हैं ये करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग की प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो बच्चों यहां पर उसी चीज की बात हो रही है कि प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने में और प्लस क्या क्या काम करना है वो सोचने में आपकी मदद करता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। तो मार्केटिंग मिक्स is a set of dash that the firm uses to pursue its marketing objective in the target market। मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ क्या है जो फर्म यूज करता है जिससे वो अपने टारगेट मार्केट को अचीव कर सके और अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पा सके। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन टूल्स, ऑप्शन नंबर बी प्रमोशनल टूल्स, ऑप्शन नंबर सी मार्केटिंग टूल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी सेलिंग टूल्स। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ डैश टूल्स, प्रोडक्शन, प्रमोशनल, मार्केटिंग या फिर सेलिंग। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? मार्केटिंग के अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं, आपका प्रोडक्शन, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सेल्स, पब्लिक रिलेशन, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्लियर? ओके। अगला सवाल, which level of management is responsible for the welfare and survival of organization? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या फिर बी एंड सी? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल या सुपरवाइजरी में से ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या फिर बोथ बी एंड सी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही गेस किया आपने। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। इस क्वेश्चन से एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो आपको फंक्शंस दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है। ये चीज क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पे क्वेश्चन की गहराई देखो। आपसे वो ये नहीं कह रहे कि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन ढूंढ के बताओ, वो ये कह रहे हैं फंक्शन ये है, बताओ किसने परफॉर्म किया होगा, टॉप लेवल ने, मिडिल लेवल ने, सुपरवाइजरी लेवल पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप अगर गौर से देखो वो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन दी, उसमें से उन्होंने एक फिलअप बना दिया कि मार्केटिंग मिक्स इज अ डैश ऑफ डैश डैश डैश। तो मतलब क्या करा उन्होंने, एनसीईआरटी को एक लाइन पिक करी, उसी को उन्होंने फिलअप बनाकर आपसे पूछ लिया एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ जाऊं, पिछले क्वेश्चन के इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हाँ भाई एक सक्सेसफुल मैनेजर अनसक्सेसफुल मैनेजर से कैसे डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी पूछे जा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट ये वो आपसे एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपसे फंक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपसे डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं। मतलब ये समझ लो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ भी रटने से काम आपका नहीं चलेगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ओके। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट should honor their commitments without any prejudice towards one another। कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यह बताया गया है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने दोनों को अपने कमिटमेंट बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के प्रति पूरे करने चाहिए। डिसिप्लिन में बताया है, मेंटल रेवोल्यूशन में बताया है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में बताया है या फिर स्केलर चेन में बताया। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन अनदर।
बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों स्केलर चेन के अंदर उन्होंने ये बताया है कि आपको कम्युनिकेशन एक फ्लो ऑफ चेन ऑफ कम्युनिकेशन में करना पड़ेगा, अपने से ऊपर फिर उससे ऊपर ऐसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ये बताया गया है कि आप जो भी पे दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को वो जस्ट एंड इक्विटेबल होने चाहिए, आप उनको अंडर पे या ओवर पे मत करो, उतना करो कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए। मेंटल रेवोल्यूशन, ये तो आपका कहां चला गया, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर चला गया। लास्ट बचा डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन ये बोलता है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर एक दूसरे के प्रति अपने कमिटमेंट को पूरा रखें और एक दूसरे के प्रति भेदभाव या फिर इच्छा ना रखें, अपने कमिटमेंट पूरे करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए डिसिप्लिन होगा। और ये प्रिंसिपल जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बच्चे नॉर्मली ये समझते हैं कि भैया शांति से काम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बट ऐसा नहीं है। इस प्रिंसिपल को आप डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि इसकी लाइन ही ये उठाकर दे दी है, तो पहली बार में ये लाइन समझ के किसी को पल्ले नहीं पड़ता कि ये क्या है। तो इस चीज का ध्यान रखना, डिसिप्लिन प्रिंसिपल आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना है। क्लियर हो गया आपको? ओके। अगला सवाल, a brand or a part of brand that is given legal protection is called, ब्रांड को या ब्रांड के किसी भी पार्ट को जब हम लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड या फिर ब्रांड नेम। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था कि भैया जो भी लीगल प्रोटेक्शन मिलती है आपके ब्रांड को, उसको क्या बुलाया जाता है? ब्रांड मार्क बुलाया जाता है, ट्रेडमार्क बुलाया जाता है, ब्रांड नेम या फिर ब्रांड। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और बहुत ही सिंपल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडमार्क। बच्चों अगर अभी तक आपने अगर मार्केटिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता लग गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा, ट्रेडमार्क। ये चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का क्वेश्चन है। ऊपर जो मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन था वो भी हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का क्वेश्चन। और ये चैप्टर जो है ना एकदम मजेदार चैप्टर है। इसके अंदर आपको एक्चुअल में बताया है कि भैया बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती हैं। एक्चुअल में चैप्टर नंबर जो 11 है वो बहुत मजेदार है, बस पढ़ाने वाला मजेदार टीचर होना चाहिए आपको। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। It is multidimensional, which specify that the task of the management is to make the strength of human resources effective and their weaknesses irrelevant towards achieving the organizational objective. ये चीज इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखो इन्होंने क्या दे रखा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आपने अगर चैप्टर नंबर 1 तो बहुत ही डिटेल पढ़ रखा होगा, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इन्होंने क्या किया है, इन तीनों में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में दे दिया है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के सब पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है और आपसे पूछा है वो सब पॉइंट बताओ कि क्या है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाइज the task of management is to make the strength of human resource effective and their weaknesses irrelevant towards achieving the organizational objective। गहराई देख रहे हो, पॉइंट के सब पॉइंट में चले गए आपसे पूछने के लिए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स से आपको आंसर पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे पीपल की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? अगर है तो बच्चों सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आइए, मुझे क्वेरी बताइए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या जरा रीड करेंगे। Dash involves a variety of programs designed to promote and protect company's image and its individual product in the eyes of public. Sorry. Dash involves variety of programs designed to promote and protect company's image and its individual product in the eyes of public. Option number A, advertising. Option number B, public selling. Option number C, publicity. या फिर option number D, public relation. बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके अंदर हम अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे कंपनी की इमेज को हम प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और हमारे जो प्रोडक्ट हैं लोगों की नजरों में अच्छे बन सके। ए एडवर्टाइजिंग, बी पर्सनल सेलिंग, सी पब्लिसिटी या फिर डी पब्लिक रिलेशन। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी इमेज की बात आ जाए, जहां पे भी लोगों की नजरों में अपनी इमेज की बात आ जाए, तो ध्यान रखना यहां पर
पब्लिक रिलेशन की बात हो रही है कि पब्लिक से, आम जनता से आपके कैसे रिलेशन है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक रिलेशन है। एडवर्टाइजिंग के अंदर हम बस एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, पर्सनल सेलिंग के अंदर वन टू वन बात करके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिसिटी तो आप सब जानते ही हो। अगला सवाल, which type of organizational structure will you suggest for a firm which have diversified activities and operations requiring high degree of specialization? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती हैं और उनको करने के लिए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कौन सा स्ट्रक्चर सजेस्ट करोगे? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी डिविजनल स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी फंक्शनल स्ट्रक्चर। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एक्चुअल में अगर आपने चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा हो, उसके अंदर एक टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके अंदर दोनों की सुटेबिलिटी दे रखी है कि पहला वाला कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है और दूसरा कौन से वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। तो उन्होंने वो सुटेबिलिटी का पॉइंट यहां पर लिख दिया है और आपसे पूछा है कि स्ट्रक्चर का नाम बताओ। मतलब ये सोच लो वो इररिलेवेंट चीजों से क्वेश्चन बना रहे हैं, इररिलेवेंट चीजों से। यहां पे तो ध्यान भी नहीं जाता है, हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर को पढ़ने में लग जाते हैं, बट उन्होंने सुटेबिलिटी से पॉइंट बना दिया। समझ रहे हो इस चीज को कि कैसे उठा उठा के क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपसे। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो उसका सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है आपको? ओके, गहराई देखना क्वेश्चन की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, चेंजेस and events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. फिर से बोलते हैं, changes और event cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. Is suggested by the following importance of planning. Option number A, planning facilitate decision making. ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इन्होंने क्या किया, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का एक एक्सप्लेनेशन दे दिया और आपसे पूछा है बताइए ये कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब एक चीज और आ गई, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ हेडिंग रटने से और उसको समझने से काम नहीं चलेगा। आई रिपीट, हेडिंग रटने से और उसको समझने से काम नहीं चलेगा, आपको बुक रीडिंग, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की बुक रीडिंग आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो लाइंस उठाई हैं वो एनसीईआरटी से एज इट इज उठाई हैं। अगर कोई आप ऐसी बुक में हो जैसे सुभाष जी हो गए, पूनम गांधी, जो एनसीईआरटी से ही इंस्पायर्ड है तो भी चलेगा, लेकिन आपको और कोई तीसरी किताब है जिन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस उठाई गई है। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? आप चेंजेस को, इवेंट्स को खत्म तो नहीं कर सकते जो भी फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन उनके हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेस को बदल सकते हो, बना सकते हो, कर सकते हो। तो एक कौन से इंपॉर्टेंस है बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए, डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर बी, इनोवेटिव आइडियाज, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर बच्चों डिसीजन मेकिंग की बात नहीं हो रही, इनोवेटिव आइडियाज की बात नहीं हो रही, डायरेक्शन की बात भी नहीं हो रही। यहां पर क्या बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है कि हम इवेंट्स को बदल नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक्शंस को बदल सकते हैं। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि जो भी अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है उससे कम किया जा सकता है। क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। अगला सवाल, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Grouping similar nature jobs into larger units called departments. Grouping similar nature jobs into larger units called department is the step in the process of one of the function of management. Identify the function of management. इन्होंने एक लाइन दे रखी है कि सिमिलर जॉब्स को लार्जर यूनिट में, डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दो। ये मैनेजमेंट के एक फंक्शन के प्रोसेस का स्टेप है। मैनेजमेंट के फंक्शन के प्रोसेस का स्टेप है। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, और कंट्रोलिंग। 5 फंक्शन हो गए। इन पांचों की जो प्रोसेस है
उसका एक स्टेप है कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कौन से फंक्शन की प्रोसेस का स्टेप है? ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग या फिर डी स्टाफिंग। बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर स्टाफिंग। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको प्रोसेस याद होगी तो आप तुरंत बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की जरा स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या हमारा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन जिसकी बात हो रही है। तीसरा असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज और चौथा स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। याद आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इससे ज्यादा सिंपल सवाल नहीं हो सकता और बच्चों की मौज आएगी ऐसे सवाल में। द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट। प्लानिंग फंक्शन क्या सजेस्ट? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, ये क्या बताता है कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, planning is framed, it is implemented and is followed by other plan and so on. Planning is required at all levels of management as well as on all departments of the organization. बताओ बच्चों, ए बी सी बी डी में से कौन सा लाइन ये बता रहा है कि प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है? बताओ बच्चों फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, मेरे पास आंसर आ रहे हैं बट डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों प्राइमरी क्लास कौन सी होती है? जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ही तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 12th क्लास में आ गए। तो वैसे ही बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शन करने से पहले कौन सा फंक्शन किया जाएगा? प्लानिंग किया जाएगा। तभी तो बोलते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फंक्शन दैट प्रीसीडेड अदर फंक्शन। वैसे आपकी जो प्राइमरी क्लास है वो 12th क्लास से पहला आता है। ये क्लियर हो गया? अब मेरे पास गाना आया है, अपना दिन अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बट अब तो कोई भी दिन आखिरी हो सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ने जो गाना दिया ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, तो अपना स्टैंड फॉर ए। अंताक्षरी खेलते हैं बच्चे ए बी सी डी से, यूनिकनेस है बच्चों की, ठीक है? तो प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल बच्चों, यहां पर आपको मैं टाइम लगा रहा हूं जस्ट बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना है। आपको इतना ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम के दौरान, आपको सिर्फ टिक टिक लगाना है फटाफट से, ठीक है? गोले बनाने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, अ मेजर डिसीजन एरिया under one of the function of marketing is the decision regarding marketing intermediates to be used. Name the function. आपने मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़े होंगे, 15-16 फंक्शंस हैं। उसके अंदर कौन से फंक्शन के अंदर हम ये सोचते हैं कि भैया कौन से इंटरमीडिएरीज को यूज करना चाहिए? I repeat, a major decision area under one of the functions of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used. वो फंक्शन बताना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, सी प्रमोशन या फिर डी ट्रांसपोर्टेशन। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास एक अंताक्षरी वाला गाना आया है और गाना क्या आया है? ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, मतलब ऐसे ना मुझे तुम देखो। ए मतलब ऑप्शन नंबर ए। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट आंसर। इसी के अंदर हम देखते हैं कि भैया बिचौलिए कौन कौन से रखने हैं, कैसे मार्केट तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, कंज्यूमर तक, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है हमारा, वहां तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज। The nature of relationship of our country with foreign countries is a major element of which of the following components of business environment. हमारी कंट्री के दूसरी फॉरेन कंट्री से कैसे रिलेशन है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन का पार्ट है? सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सोशल, बी लीगल, सी पॉलिटिकल या फिर डी इकोनॉमिक। और यहाँ पे एक चीज गौर करना, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि एनवायरनमेंट क्या, एक्सप्लेनेशन दे दिया बोलो कि एनवायरनमेंट कौन सा है, उन्होंने एग्जांपल दिया। तो ध्यान रखना, एग्जांपल की रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हमारे इस एग्जाम के लिए। जो भी एक्सप्लेनेशन होता है इसके अंदर लिखा होता है ना फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, अब उसको इग्नोर नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना।
तो एक कंट्री के दूसरी कंट्री से रिलेशन कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। और मेरे पास आंसर आ रहा है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो दूसरा आंसर आया था चिट्टियां कलाई। मतलब दो बच्चे हैं जो कि सी ऑप्शन बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर वो बता रहे हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक गवर्नमेंट ही दूसरे गवर्नमेंट के संग रिलेशन बनाती तो एक कंट्री के दूसरे कंट्री संग रिलेशन बनते। जैसे हमारे मोदी जी हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, गले मिलते हैं, तभी तो उनकी नाम है पूरे वर्ल्ड में। हाँ भाई, एक वर्ल्ड लीडर है हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, पॉलिटिकल एनवायरमेंट से ही क्या होता है, रिलेशंस बनते हैं। क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात गलत है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज इज ऑन द कस्टमर नीड्स। Marketing is merely a post-production activity. Marketing mix is a wider term than the product mix. बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है, कस्टमर नीड्स पे ध्यान देता है, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, या फिर मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म देन प्रोडक्ट मिक्स? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास जो आंसर आया है वो सी से आंसर आया है, चला जाता हूं अपनी ही धुन में। गाना आया। बच्चे वो टेस्ट देखो, गानों का कितना बढ़िया टेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मार्केटिंग इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग तो भैया प्रोडक्ट बनने से पहले चालू हो जाती है और सेल्स के बाद तक चलती है। मार्केटिंग प्रोडक्शन होने से पहले चालू हो जाती है, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने से चालू हो जाती है और सेल्स के बाद तक चलती है, जिससे अल्टीमेट कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पहुंच पाए। क्लियर? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, planning is closely related with dash and dash. Planning is closely related with dash and dash. Option number A, responsibility and accountability, delegation and decentralization, stability and security, या फिर creativity and innovation. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्लानिंग इनमें से किन चीजों के संग कनेक्टेड है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बताओ बच्चों फटाफट से आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लानिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आता, ये किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन किससे रिलेटेड है? ये भी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये किससे रिलेटेड है? ये भी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। लेकिन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ये प्लानिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आपने इसके लिमिटेशन में देख लिया होगा, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी और प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। क्लियर हो गया? तो बच्चे का आंसर आया है, दो दिल मिल रही हैं मगर छुप के। ये बच्चे मुझे सिंगर बना के छोड़ेंगे या फिर अंताक्षरी एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल बच्चों, आज हम सिर्फ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे 30 मिनट लगे, चाहे 40 मिनट लगे, चाहे 50 मिनट लगे, लेकिन करेंगे हम 30 क्वेश्चन। 30 आज, 30 अगले सेशन में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। Dash is an important function of marketing which is not only for the protection of the goods but also serve as a promotional tool. मार्केटिंग के अंदर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि प्रोमोट करने में भी काम करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर बी लेबलिंग, ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर डी ब्रांडिंग। बताइए बच्चों कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन एक ऐसा है जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के संग संग प्रमोशन करने में भी मदद करता है? ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग या फिर ब्रांडिंग? जल्दी से बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फिर से एक गाना आ गया मेरे पास। बच्चों को देखो टेस्ट कितना अच्छा गाना है। इस बार तो जगजीत सिंह का गाना है हमारे पास, हमारे स्वर्गीय जगजीत सिंह का गाना है, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। इमोशनल गाना है। ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग इज द करेक्ट आंसर। पैकेजिंग से आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट भी होता है, इसके अलावा प्रमोशन करने में भी काम आता है। मेरे पास अभी एक और आंसर आया है, चोरी चोरी दिल ले गया, ये गाना मुझे याद नहीं है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 18, as a part of regulation to be followed by advertiser, the advertisement for a new brand of a baby food for infant provide information for the potential buyer that is not recommended
for infants under the age of 4 months. Which dimension of the business environment is highlighted in the above statement? जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उनको एक स्टेटमेंट लिखना होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि 4 महीने से छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट को रिकमेंड हम नहीं करते हैं। तो ये बताइए ये ऐसा क्यों लिखते हैं, कौन से कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या कौन से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए सोशल, ऑप्शन नंबर बी लीगल, ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल या फिर ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बच्चों फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। वो ऐसा क्यों लिखते हैं कि 4 महीने से नीचे कम बच्चों को जरूरत नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि कानून ऐसा बोलता है कि आपको वार्निंग लिखनी पड़ेगी अगर कोई वार्निंग है तो, कि किसी चीज के लिए कि कोई प्रोडक्ट किसी के लिए हानिकारक है तो उस पर उसकी वार्निंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लीगली अलाउड किया गया कि आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। जैसे आप टोबैको कंज्यूम करते हो तो बड़ा बड़ा लिखा होता है टोबैको किल्स, टोबैको क्रिएट कैंसर। सुट्टे के डब्बे होंगे, जो हमारे लड़के लोग देख रहे हैं सुट्टे पीते हैं जो, उनको पता लग गया होगा डिब्बे पे लिखा होता है। क्लियर हो गया? अब मेरे पास आंसर आया बचपन का प्यार। तो बिल्कुल सही आंसर आया है आपके पास, करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल which aims at preventing overlapping of activities। फ्योल के कौन से प्रिंसिपल में ये बोला गया है या ये कोशिश करी गई है कि हम ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को रोक पाए? डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर ऑर्डर। ये मजेदार क्वेश्चन है, यहां पर बच्चे गलती करेंगे। बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर ऑर्डर। जल्दी जल्दी से बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? एक ही बॉल से ऑर्डर लो। ऑप्शन नंबर सी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? एक डायरेक्शन में जाओ, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, उसके संग आप काम करिए। और ऑर्डर क्या बोलता है? हर एक इंसान की, हर एक सामान की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जगह होनी चाहिए। ये मैंने कोर थीम बताई है, अंदर के एक्सप्लेनेशन में नहीं गया हूं। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा आंसर होने वाला है? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, मेरे पास आंसर आ रहा है चुरा लिया है ये तुमने दिल को, मतलब वो बच्चा ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है और बच्चा एकदम सही है। यहां पर बच्चा डिवीजन ऑफ वर्क में चला जाता है, सी में डिवीजन ऑफ वर्क में चला जाता है, क्योंकि वो कहता है ना कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब काम को इक्वली डिवाइड कर दो सब में। बच्चा ये सोचना चालू कर देता, बट ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है, आप टिक भी मार कर आओगे, बोलोगे यार मेरा पेपर तो बहुत इजी आया था, मेरा तो पेपर बहुत मस्त गया, लेकिन आप ये सिली मिस्टेक कर गए थे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल, डैश एंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म द टास्क, dash ensure that the subordinate perform the task on the behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on more important matters. Option number A, decentralization. Option number B, delegation of authority. Option number C, authority. Option number D, accountability. बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी चीज इंश्योर करती है कि सबऑर्डिनेट मैनेजर के बिहाफ पर काम कर दे, जिससे मैनेजर को टाइम मिले वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सके? डिसेंट्रलाइजेशन में, डेलीगेशन में, अथॉरिटी में या फिर अकाउंटेबिलिटी में? जल्दी से बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जो बच्चे इसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन देंगे वो गलत होंगे, क्योंकि यहां पर सीनियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहां पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आता तो आंसर होता है डिसेंट्रलाइजेशन, बट यहां पर क्या आ रहा है? डेलीगेशन आ रहा है, क्योंकि यहां पर सीनियर और जूनियर की बात हो रही है। तो डेलीगेशन की डेफिनेशन क्या थी? डाउनवर्ड, जब एक सीनियर अपने जूनियर को काम सौंपता है, जब एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंपता है, तो उस चीज को हम क्या बुलाते हैं? डेलीगेशन बुलाते हैं। अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही होती तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आता।
यहाँ पे सीनियर जूनियर की बात हो रही है, सीनियर सबऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेलीगेशन आएगा। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत सही। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. Option number A standardization, option number B grading, option number C product development, option number D selling. बताइए बच्चों इसका आंसर क्या है, किस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उस चीज को क्या कहा जाता है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास आंसर बड़ा अच्छा है, बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बच्चे की जवानी बहुत फुदक रही है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेडिंग इज द करेक्ट आंसर, बदन पे सितारे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा अपनी जवानी पे कंट्रोल कर, अभी 12वीं में है तू। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों आज हम सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर पता चला पूरे 60 के 60 करने लगे तो 2 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी, बट हम करेंगे आज सिर्फ 30 क्वेश्चन। पहले पार्ट में 30, दूसरे पार्ट में 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, the sum of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but may affect its performance is known as। प्लेन एक डेफिनेशन पूछ लिया, उसका टाइटल बता दो। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी सोशल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। उन्होंने पूरी डेफिनेशन दे दी है, बस आपसे टाइटल पूछ लिया, बताओ इसको हम क्या बुलाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बुलाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट बुलाते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बुलाते हैं, या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बुलाते हैं। जल्दी से बता दो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर ले हैं। एक गाना आया है और बच्चों 90s किड्स का फेवरेट गाना है, 90s किड्स का, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट गाना था। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपनी। मतलब ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। एकदम करेक्ट आंसर बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि उसी की डेफिनेशन आपको दे रखी है। तो यहां से आपने देखा कि 2-3 क्वेश्चन हमने कैसे देखे कि डेफिनेशन ही उठाकर आपसे पूछ ली है, उससे या तो फिलअप बना दिया है, उसका एमसीक्यू बना दिया है। क्लियर हो गया आपको। तो ध्यान रखिएगा डेफिनेशंस, बुक की रीडिंग, बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं उनको बाय हार्ट रीड करना है, और मोस्ट प्रेफरेबली एनसीईआरटी किताब को आपको रीड करना है। अगला सवाल, नेम द कॉन्सेप्ट that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and define the number of levels of management in the organization। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर से रीड करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट में यह बताया जाता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर एंड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लेवल्स इन द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो मेरे पास एक आंसर आया, बाबू ने ठाना ठाया। बेटा पहले मसाला थूक के बात करो। क्या आंसर आया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो आंसर आया हुआ है बाबू ने ठाना ठाया, मतलब ऑप्शन नंबर डी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, और बच्चा एकदम सही है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही यही है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट refers to the number of all subordinates that can be effectively managed by a superior and then determine the number of levels of management in the organization। Clear? Okay। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency। This method can be developed through a study and analysis। Identify the principle of scientific management being discussed above। मतलब इन्होंने एक मैनेजमेंट को, एक प्रिंसिपल को डिस्कस कर रखा है और उनसे पूछा है कि बताइए कौन सा प्रिंसिपल है वो जो कि हमारे टेलर भैया ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी।
बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। बताओ, तो मेरे पास आंसर आया बेबी डॉल में सोने दो। ऑप्शन नंबर बी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात हो रही है और ये आंसर सही है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर ही बोला गया है कि किसी भी चीज की साइंटिफिक एनालिसिस करोगे तो आपको मेथड पता लग जाएगा और आप उससे अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर बोला गया एक दूसरे के प्रति हार्मनी रखो। कॉपरेशन में बोला गया कि कॉपरेशन से काम करो, अपनी अपनी मत चलाओ। और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन के अंदर बोला गया कि कोई भी आप एम्प्लॉय को रखते हो तो पहले उसको ट्रेनिंग दो, उसको ग्रोथ करने का मौका दो, क्योंकि वो अच्छा काम करेगा तो अच्छा आउटपुट निकलेगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर? ओके तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन नंबर ए, जिसके अंदर 24 क्वेश्चन थे और एग्जाम में हमें कोई भी 20 करने और हमने पूरे 24 के 24 करे। तो इसमें जो भी आपको लगता है कि हल्का सा भी डाउट लगता है तो उसको मत करना, लेकिन ध्यान रखना 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 20 से कम करोगे तो कोई फायदा नहीं है, नंबर गवाओगे, लेकिन 20 तो मिनिमम करने ही करने हैं। 24 करोगे तो भी 20 काउंट होंगे। अच्छा इस एक बात और, कुछ महान लोग होते हैं जो 24 के 24 पूरे कर कर आ जाएंगे, तो ध्यान रखना अगर आप पूरे 24 के 24 अटेम्प्ट कर कर आते हो तो आपको मार्क्स 20 ही मिलेंगे। और 20 कौन से मिलेंगे? फर्स्ट 20 के। ध्यान रखना लास्ट के 4 काउंट नहीं होंगे, भले ही वो सही क्यों ना हो, और पहले के जो गलत होंगे वो काउंट हो जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने पूरे 24 के 24 क्वेश्चन कर दिए हैं तो फर्स्ट 20 विल बी काउंटेड फॉर योर एग्जामिनेशन। लास्ट 4 मतलब 21, 22, 23, 24 अगर सही भी होंगे तो वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन नंबर बी में हम आ चुके हैं। आज के सिर्फ हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड its most advanced geoimaging satellites which will allow better monitoring of the subcontinent including its border with neighboring countries by imaging the country 4-5 times a day. The satellite is capable of the near real-time monitoring of floods and cyclones. The factor constituting the business environment being discussed above is इंडिया ने एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जिससे वो अपनी कंट्री को बॉर्डर पे मॉनिटर कर सकता है। 4-5 बार दिन में हम देखेंगे, प्लस फ्लड और साइक्लोन को भी मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट है? सोशल का पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल पार्ट है या फिर पॉलिटिकल का पार्ट है? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे पास आज जो आंसर आ रहे हैं ना वो रेट्रो जमाने के आ रहे हैं, मतलब पुराने जमाने के गाने आ रहे हैं। और गाना है चाहे मुझे कोई जंगली कहे, चाहे कहने को कोई कहता रहे। अब एक गाना है चड्डी पहन के फूल खिलाए, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, मोगली का गाना है। तो ऑप्शन नंबर सी चड्डी पहन के फूल खिलाए या फिर चाहे मुझे कोई जंगली कहे, ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट की बात हो रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अच्छा ध्यान रखना सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है, आपको कोई से भी 20 करना है एग्जाम में। यहां पर हम पूरे के पूरे करने वाले, ठीक है। और जरा सा भी डाउट हो तो छोड़ देना, लास्ट में देखना कि 20 हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर तुक्के मारना, लेकिन 20 करने ही करने हैं। और फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, जो पूरे 24 करेंगे ध्यान रखना फर्स्ट 20 विल बी काउंटेड, लास्ट 4 विल बी इग्नोर्ड। भले लास्ट के सही क्यों ना हो, स्टार्टिंग में गलत क्यों ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जरा रीड करते क्या दे रखा है। Which step in the process of planning will precede the step in which manager is required to make certain assumption about the future which are the base material upon which the plans are drawn? मतलब आपको ये बताना है वो स्टेप जिसके अंदर हम assumption लेने हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर, उससे पहला वाला स्टेप कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ना फिर से। Which step in the process of planning will precede, पहले वाला precede कौन सा स्टेप से जिसमें हम assumption लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंप्लीमेंटिंग द प्लान, ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन नंबर सी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जल्दी से बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? assumption वाले से पहला वाला पॉइंट कौन सा है? इंप्लीमेंटिंग द प्लान, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव? बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे पास अभी एक आंसर आया है, आप भी आंसर देना। कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी,
नेहा कक्कड़ का फैन लग रहा है बच्चा, जो भी है वो बात कर रहा है कार, मतलब ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अजम्पशन वाला पॉइंट दूसरा है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस उससे पहले वाला पॉइंट सिर्फ एक ही है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना यहां पे उन्होंने मजेदार वाली क्या पूछी, दूसरा स्टेप दिया और आपसे पूछे पहला वाला स्टेप बताओ, और जो क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर देगा वो उल्टा सीधा आंसर देगा और कांड कर बैठेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा पॉइंट पहले कौन सा पॉइंट बाद में है, क्योंकि काफी बच्चे क्या होता है उनको पॉइंट पता है, उसका एक्सप्लेनेशन पता है पर सीक्वेंस नहीं पता। तो यहां पर उन्होंने सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस की बात करी है कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा कौन सा पॉइंट बाद में आएगा, तो सीक्वेंस में भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करेंगे अगले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 27। Availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of the firm. Affordability and availability of the product were considered to be the key to the success of a firm. Identify the concept of marketing management highlighted by this statement. Option number A, production concept. Option number B, product concept. Option number C, societal concept. या फिर ऑप्शन नंबर डी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बताइए बच्चों कौन सा आंसर है जिसके अंदर आपको अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में फोकस करा गया है। प्रोडक्शन में फोकस किया गया है, प्रोडक्ट में फोकस किया गया है, सोशल में फोकस किया गया है, फिर मार्केटिंग में फोकस किया गया है। बताओ बच्चों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और ध्यान रखना मेरे पास आंसर आ गया, लेकिन चलो लॉजिक में डिस्कस कर लेते हैं। नीचे से शुरुआत करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये बोला जाता है नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो और फिर प्रोडक्ट बनाओ। सोशल मार्केटिंग में क्या बोला जाता है, नीड्स एंड वांट और को भी ध्यान में रखो और सोसाइटी का भी ध्यान में रखो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्वालिटी पे ध्यान दो, और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्वांटिटी पे ध्यान दो। और क्वांटिटी वाला वो बच्चों जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया है, अगर तुम साथ हो, है ना, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। माफ करना जो भी सिंगर था, मेरा गला थोड़ा भारी हो गया है। बट ऑप्शन नंबर ए, अगर तुम साथ हो, इज द करेक्ट आंसर। मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होगा और अफोर्डेबल होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर ये बोला गया था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया था, क्वांटिटी पे मत जाओ बच्चे, क्वालिटी पे जाओ। क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट बिका। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट तो ध्यान दे रहे हो, बट अगर मार्केट एनवायरमेंट की लगा दोगे तो तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी, एनवायरमेंट का भी ध्यान देना है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई को ध्यान दो, उससे आपसे प्रोडक्ट बनाओ, तुम्हारी कंपनी चार चांद लग जाएंगे। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, हर जगह अवेलेबल हो, सस्ता हो तो काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, क्वांटिटी ज्यादा बनाओ, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी हर जगह पे बिकेगी। क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 रीड करेंगे, क्या दे रखा है, एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्शन as a top location for film shooting, the Jammu and Kashmir Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers such as subsidies, long-term low interest rates for the films with patriotic and certain other themes shot in J&K, for giving work opportunities to the local artists. This will have an impact on the business enterprises in the states. Which component of business environment is highlighted in the above statement? Specific and general forces, technological environment, economic environment, totality of external forces. बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जम्मू एंड कश्मीर को अट्रैक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी के अंदर एक इंसेंटिव दिया गया है कि जो भी लोग पेट्रियोटिक या फिर सर्टेन थीम जो भी उसके अंदर पॉलिसी के अंदर बताई गई है इससे रिलेटेड अगर वो फिल्म बनाते हैं तो उनको सस्ते रेट पर लोन भी दिया जाएगा, उनको सब्सिडी भी दी जाएगी फिल्म बनाने के लिए। तो बताइए ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट का हिस्सा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या फिर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस? बताइए बच्चों से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, इन्होंने केस स्टडी बहुत ही यूनिक दी है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा डिस्कस कर लेते हैं। रेट्रो गाना आया, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा,
मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर सी की बात करो, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या बोलता है, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन सब को मिला के जो भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइज इफेक्ट होते हैं उससे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट रेट्स की, सब्सिडीज की, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। अब अच्छी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। वो क्या दे रखा है, Topper Group is looking to make a foray in the manufacturing of semiconductor, and it has set up a business to seize the business opportunity and add its prospect in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G equipments, as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seeks to fulfill? Survival, growth, प्रॉफिट या फिर एफिशिएंसी? पहले तो क्वेश्चन ही समझ रहे थे, पहली बात तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को। ये कह रहे टॉपर ग्रुप एक कंपनी है जो ये कह रहा है कि हम सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में आना चाह रहे हैं, और उन्होंने मौका ढूंढ भी लिया और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने वाले हैं। कंपनी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 5G में है, अब सेमीकंडक्टर में भी आ रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वाइवल के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं? जल्दी से बताओ बच्चों, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, मेरे पास गाना तो आया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो गाना गया, भरो फूल बरसो फूल बरसाओ, क्या बरसाओ फुल बरसाओ, है बचना है हसीनो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बचना है हसीनो आंसर आया मेरे पास, और बी ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे सर्वाइवल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे खर्चे कम करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को जितना फैला सको अलग अलग जोन में, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक, 5G इक्विपमेंट्स, अब सेमीकंडक्टर्स में आ गए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने की बात हो रही है। क्लियर हो गया? सर्वाइवल के अंदर ये बोलते हैं कि बस कॉस्ट रिकवर हो जाए, प्रॉफिट के अंदर बोलता है कि हमारा रिस्क कम हो जाए, ग्रोथ में क्या होता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ क्या कहते हैं एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग डायमेंशन में जाओ। तो ऑप्शन नंबर बी बचना है सीनो, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 रीड करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, the utility provided by the product and the intensity of the demand of the buyer sets the upper limit. So in case of elasticity of demand, in case of inelastic demand, यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या, inelastic demand, total revenue dash when the price increases. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ये बताती है कि मिनिमम प्राइस कितनी रखनी है, और प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी और जो डिमांड है वो डिसाइड करती है कि ऊपर वाली प्राइस कितनी रखनी है। ठीक है ना, मिनिमम प्राइस बताती है कॉस्ट, किससे नीचे तो लेना ही नहीं है, और अपर वाली प्राइस कौन डिसाइड करता है कि उसकी मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। तो अगर किसी प्रोडक्ट की इनइलास्टिक डिमांड है तो क्या करने पर, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, राइज, फॉल, कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। किसी प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी होती है तो उसकी कॉस्ट बताती है कि मिनिमम प्राइस कितना लेना है आपने, इससे नीचे लोगे तो नुकसान हो जाएगा, और अपर लिमिट कि कितना मैक्सिमम रख सकते हैं वो प्रोडक्ट की डिमांड बताती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, यही तो कीवर्ड है इनइलास्टिक। अगर इसका मतलब पता लगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम प्राइस इंक्रीज कर दें तो टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, राइज करेगी, फॉल होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर बोथ ए एंड बी? जल्दी से बता दो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बच्चों फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइजेस। अभी मैंने आपको क्या बोला, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस चेंज कर दोगे तो डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी, है ना। तो अगर हम प्राइस इंक्रीज कर दें तो क्या डिमांड चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर मैं 10 रुपए की चीज 10 लोगों को बेच रहा था तो 100 रुपए आ रहे थे, अब मैं वही 12 रुपए की बेचूंगा 10 लोगों तो मेरे पास कितने आएंगे, 120 रुपए आएंगे, हाँ या ना।
डिमांड चेंज नहीं हो रही प्राइस बढ़ने से, लेकिन सेल प्राइस रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइजेस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो मेन कीवर्ड था वो इनइलास्टिक था। अगर आप पूरा पढ़ते भी नहीं ना तो आप इनइलास्टिक से समझ जाते हैं, और इनइलास्टिक के लिए आपका 11th का सही होना पड़ा हुआ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ गया, इनइलास्टिक डिमांड। ध्यान रख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विस्ट कैसे किया गया है। यहाँ पे किस चीज का रोल होता है कि आपने या तो समझा बहुत अच्छे से हो, ठीक है, 11th क्लास का आपने भले ही नहीं समझा हो, लेकिन ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझा हो। आपने एक नोटिस करी हो बात बच्चों, मार्केटिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, उस एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, ध्यान दे रहे हो इस चीज का। और ये हमारा जो पहला वाला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले आर्ट का पूछा, फिर मल्टी डायमेंशनल का पूछ लिया, तो मतलब काफी वेराइटी पूछी गई है इसके अंदर। तो बच्चों ये हमारा 50% बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर हो चुका है। इसके अंदर हमने काफी डीप एनालिसिस कर ली कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही है और कहाँ कहाँ हमको ध्यान देना है। तो हमारी जो समरी है क्रक्स है वो क्या है कि आपको बुक्स में जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड यूज करके, वो आपको अच्छे से करने हैं। बुक की रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। आपको प्रोसेस का सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा सीक्वेंस पहले क्या बाद में क्या ये पूछ लिया है। इस चीज का आपको मेन ध्यान रखना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया। तो बच्चों मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के अंदर। टिल देन बहुत ख्याल रखिएगा, इस सेशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको हल्का सा भी डाउट आए, और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।